हेलो व्यूवर्स, ये है नॉलेज वाइब्स। आज हम बात करेंगे बजट के घटक के बारे में, यानी बजट के कौन कौन से अवयव हैं या बजट में क्या क्या मेनली होता है, उसके कौन से भाग हैं। बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर टीजीटी में, पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बजट्स के रिलेशन में या तो वो बजट के प्रकार, कितने टाइप के होते हैं बजट, वो पूछ लेता है, उसका जो हिस्ट्री है वहाँ से पूछ लेता है, या फिर जो करंट बजट उस साल का होता है, जैसे अभी 22-23 के लिए जो बजट आया है उसकी जो आंकड़े हैं वो पूछ लेता है। और इसके अलावा वो बजटीय घाटे में से, राजस्व घाटे में से, राजकोषीय घाटे से और बजट के घटक से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बजट के घटक की। देखिए, नॉर्मली अगर बजट को डिफाइन करने को कहा जाए तो आप कहेंगे कि बजट जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के आगामी वर्ष में जो आय और व्यय हैं उनका लेखा जोखा है, यानी अगले आने वाले साल में क्या खर्च किया जाएगा और क्या आमदनी होगी, उन्हीं सब का लेखा जोखा जो होता है वो बजट होता है। तो बजट के मेनली दो पार्ट होते हैं या दो घटक होते हैं। पहले को आप कहते हैं सार्वजनिक आय और दूसरे को आप कहते हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को सार्वजनिक प्राप्तियां भी कहा जाता है, यानी जो सरकार प्राप्त कर रही है। तो पहले प्राप्तियों और आय को देख लेंगे। तो जो प्राप्तियां हैं ये बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि जब जो भी सरकार है या जो भी वित्त मंत्री है वो जब योजनाएं बनाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास पैसा जो है वो कहाँ से आएगा और कितना उन पर लगेगा, उन सब का लेखा जोखा हो। सार्वजनिक आय या प्राप्तियों से आशय सरकार को किसी एक वर्ष में विविध स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय होती है। सार्वजनिक आय और प्राप्तियों के भी दो भाग होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, ये दोनों भाग हैं सार्वजनिक प्राप्तियों के। तो देखिए, पहले राजस्व प्राप्तियों को देखते हैं। ऐसी सार्वजनिक प्राप्तियां को राजस्व प्राप्तियां कहते हैं जिससे ना तो सरकार की देयता में वृद्धि हो, ये समझने वाली बात है, सरकार की देयता में वृद्धि हो, और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आए। सार्वजनिक प्राप्तियों में वो प्राप्तियां या वो इनकम को हम शामिल करेंगे जिससे सरकार की देयता में वृद्धि ना हो। देयता मतलब देनदारियां, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें वृद्धि ना हो। जैसे कि जो इनकम हो रही है वो उधार ना हो, क्योंकि जब सरकार उधार ले लेती है या ऋण ले लेती है तो उस टाइम तो सरकार की इनकम बढ़ जाती है, लेकिन वो आगे भविष्य में उस पैसे को उससे अधिक कर कर लौटाती है, ब्याज उसमें जोड़कर। ठीक है। और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी आएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एफर्ट सरकार को उस लोन या ऋण के ऊपर ब्याज दर को देने में करने होते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो परिसंपत्तियां हैं उनमें कमी आ सकती है। तो ऐसी देयताएं जिनसे सरकार की देयता में भी वृद्धि ना हो, ऐसी प्राप्तियां, ऐसी इनकम जिससे सरकार की जो देयताएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें वृद्धि ना हो भविष्य में, और उसकी परिसंपत्तियों में भी किसी प्रकार की कमी ना आए, राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। राजस्व प्राप्तियों को सरकार की आर्थिक क्रियाओं का प्रतिफल माना जाता है। ठीक है। आर्थिक क्रियाएं यानी जो भी सरकार ने काम किया है, जिसमें पैसा लगाया है और उससे उससे इनकम हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई कोई काम प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कोई पैसा लगाया है, उसके बदले जो उसे प्राप्तियां होंगी वो आर्थिक क्रियाएं हैं उसकी। प्रोडक्शन करना, इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी ऐसा काम करना जिसको करने से प्रोडक्शन में या इनकम में बढ़ोतरी हो, तो ये सारी उसकी आर्थिक क्रियाएं हैं और इन्हीं का प्रतिफल जो है राजस्व प्राप्तियों को माना जा सकता है। और इनका संबंध चालू खाते से है। चालू खाते में आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिनके संबंध में कोई भुगतान नहीं करना होता। ठीक है। यानी कि ऐसी आय जिसको आगे भविष्य में लौटाना ना हो, उस पर कोई पैसा देना ना हो, वो सभी को हम चालू खाते में रखते हैं। राजस्व प्राप्तियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली होती है कर आय यानी टैक्स रिवेन्यू, और दूसरी होती है गैर कर आय। ठीक है। अब जो कर आय है उसको तो आप सभी लोग जानते हैं, जो करों से प्राप्त होने वाली आय है उसको कर आय कहते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार के अगर बजट की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, राज्य सरकार के बजट की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, उनसे प्राप्तियां जो होंगी वो कर आय में आएंगी, और कर आय जो है राजस्व प्राप्तियों का भाग होता है। ठीक है। अब करों से भी दो प्रकार की आय होती है, यानी कर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो भारत में क्या देखने को मिल रहा है कि लगातार
जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका जो अंश है यानी टैक्स रिवेन्यू में वो लगातार बढ़ रहा है, और जो इनडायरेक्ट हैं उनका जो हिस्सा है हमारे रिवेन्यू में वो लगातार जो है वो घट रहा है। ठीक है, करों में आप जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गई, निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, या आपका इनकम टैक्स हो गया, इसके अलावा आपका जीएसटी हो गया, इन सारे के सारे टैक्सेस से जो इनकम होती है केंद्र सरकार को वो किराए में आएगी। राज्य सरकार से बात करें तो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में जितने टैक्सेस हैं जिनको वो लगाती है उससे जो उसे इनकम होती है वो राज्य सरकार की कर आय में शामिल होगी। दूसरी बात है इसमें गैर कर आय। तो गैर कर आय जो है ये ऐसी मदों से आय है जिनको आप टैक्स नहीं कह सकते, या टैक्स के अलावा सरकार जिन मदों से इनकम होती है सरकार को, जो सरकार की आमदनी होती है जिन चीज़ों से, उसको आप गैर कर आय कहते हैं। इसमें आपको करों के अतिरिक्त अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय शामिल करेंगे, और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा जो प्रदत्त सेवाएं हैं उन पर लगाया गया शुल्क, लाभ और लाभांश, और जो उसकी आय है सरकार की उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आ जाता है दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां। अभी जो हमने बात की है वो की है राजस्व प्राप्तियों की, और राजस्व प्राप्तियों के दो भाग बताए हैं। पहला है आपका टैक्स रिवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में इनकम से प्राप्त जो इनकम है वो टैक्सेस से प्राप्त होती है, और जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है उसमें शुल्क से, लाभ से या किसी और मद से सरकार की जो इनकम हो रही है वो शामिल होती है। अब आ जाता है पूंजीगत प्राप्तियाँ, यानी सार्वजनिक प्राप्तियों का दूसरा भाग। तो सार्वजनिक प्राप्तियों के उस स्वरूप को पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है जिससे या तो सरकार की देयताएं बढ़ जाएं या सरकार की परिसंपत्ति में कमी आ जाए। यानी पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण शामिल हो सकते हैं आपके, जो उसने उधार लिए हैं, नेशनल लिए हों, इंटरनेशनल लिए हों, या रिजर्व बैंक से लिया हो, वो सारी शामिल हो जाएंगी इसमें। और ऐसी भी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी जिससे सरकारी परिसंपत्ति में कमी आ जाए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है जिसके बदले में सरकार को भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, भुगतान करना पड़ता है, और ये ज़रूरी नहीं है भुगतान उसी साल किया जाए जिस साल के बजट में ये आय शामिल हो। भुगतान आगामी वर्षों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आने वाले वर्षों में। और जो विनिवेश से प्राप्तियां हैं, घरेलू ऋण हैं, निबल विदेशी ऋण है, या ऋण वापसी है, लोक लेखा प्राप्तियां हैं, ये सब पूंजीगत प्राप्तियों के अंग हैं या पूंजीगत प्राप्तियों के स्वरूप हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो दूसरी चीज़ आती है, जो दूसरा घटक है बजट का, वो आ जाता है आपका सार्वजनिक व्यय। ठीक है, बजट का ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है, और किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा सेवाओं पर किए गए व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वित्तीय वर्ष में जो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ठीक है, इसलिए जो बजट आता है वो 2 सालों में उसमें ऐसे लिखा जाता है 17-18 के लिए बजट, 18-19 के लिए बजट। इसी का कारण ही ये है कि इसमें जो पहले के महीने हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक वो एक सन में आते हैं, और आगे के जो 3 महीने हैं तो वो दूसरी सन में चले जाते हैं। जैसे जो बजट होगा वो 22-23 के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि 22 का ये पूरा हिस्सा 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, और उसके बाद 23 का 1 जनवरी से 31 मार्च तक का जो टाइम है वो उसमें शामिल होगा। तो वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अब सार्वजनिक व्यय को लोक व्यय भी कहा जाता है, और सार्वजनिक व्यय को राजस्व यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में विभाजित किया जाता है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो सरकार की मतलब प्राप्तियां थीं उनको भी 2 ही भागों में विभाजित करते हैं। वो होता है आपका राजस्व प्राप्तियां हैं उसमें, और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। जबकि यहाँ पर है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, वहाँ पर आपका ये आ जाएगा, और मतलब सेम है लेकिन यहाँ पर व्यय है और वहाँ पर आय है, दोनों के भाग जो हैं वो बराबर एक से ही हैं, ऐसे याद रखना है इसको। इसके बाद पहले हम बात करेंगे राजस्व व्यय का।
तो सार्वजनिक व्यय के उस स्वरूप को राजस्व व्यय कहा जाता है जिससे किसी भी उत्पादक कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है। राजस्व व्यय का संबंध चालू खाते से होता है। ठीक है, देखिए राजस्व प्राप्तियों का संबंध भी चालू खाते से होता है और राजस्व व्यय का भी संबंध चालू खाते से होता है। और जो राजस्व व्यय है इसमें भी किसी भी प्रकार की उत्पादक कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। ठीक है, तो वो राजस्व व्यय कहलाएगा। और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। राजस्व व्यय में वृद्धि या राजस्व व्यय का बढ़ना राजकोषीय प्रबंधन की अकुशलता का परिचायक माना जाता है। यानी जो चालू व्यय हैं उनको पूरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है और राजस्व व्यय में अगर वृद्धि होती है तो ये राजकोषीय प्रबंधन की अकुशलता का परिचायक माना जाता है। क्योंकि जब आपका राजस्व व्यय बढ़ेगा तो आपका जो बजटीय घाटा है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो बजटीय घाटा होता है वो राजस्व या सार्वजनिक प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का अंतर होता है। ठीक है, और जो बजटीय घाटा है उसका बढ़ना ना तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है ना विकास के लिए। सामान्यतः जो राजस्व व्यय में प्रमुख मदें हैं वो इस प्रकार हैं। सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय, सरकारी सब्सिडी पर होने वाला, ब्याज अदायगी तथा अनुदान। ठीक है, ये 3 मदें हैं। क्योंकि राजस्व व्यय उस स्वरूप को कहा जाता है व्यय के जिससे किसी भी उत्पादक कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। यानी कोई उत्पादन कार्य में जो है आपकी बढ़ोतरी नहीं होती है। तो सरकारी सेवाओं पर जो व्यय होता है वो कोई उत्पादक नहीं है। सब्सिडीज व्यय, कोई उसे जो सब्सिडी सरकार दे रही है उसके बदले उसे कोई भी उत्पादक कार्य नहीं मिल रहा है और ना ही उसकी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि हो रही है। और ब्याज अदायगी और अनुदान भी ऐसे ही हैं जो पिछले लिए गए जो उधार थे, जो देयताएं थे, उनको पूरा करना होता है। ठीक है, राजस्व व्यय की कुछ मदें ऐसी हैं जिनको विकासात्मक भी माना जाता है, जो अप्रत्यक्ष विकास कार्यों में तो बढ़ावा देती हैं। राजस्व व्यय की विकासात्मक मदों में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, कृषि एवं सहायक सेवाएं, विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ से संबंधित परियोजनाएं, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया अनुदान सम्मिलित है। देखिए, जो राजस्व व्यय है उनसे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, ना ही वो उत्पादक कोटि की होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनसे जो है समाज के विकास के लिए या समाज के कल्याण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देती हैं। जिसमें आपका देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले है आपका सामुदायिक सेवाएं, सामाजिक या सामुदायिक सेवाएं। ठीक है, आर्थिक सेवाएं, विद्युत, सिंचाई, क्योंकि सिंचाई के लिए अगर सरकार अनुदान देगी तो उससे जो है किसानों का जो है वो इनकम बढ़ जाएगी, उनकी उपज अच्छी होगी। अगर समाज को सुरक्षा के लिए वो व्यवस्था कर रही है पुलिस की तो वो भी उत्पादक ही है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन क्योंकि एक जो सुरक्षित समाज है वहाँ पर जब व्यक्ति रहेंगे तो उनका उत्पादक कार्यों की ओर ध्यान जाएगा। इसी तरह विद्युत भी उत्पादन कार्यों में सहायता देगी। तो ये सारी वो मदें हैं जो प्रत्यक्ष तो नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है विकासात्मक मानी गई हैं और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देती हैं, राजस्व व्यय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आ जाता है पूंजीगत व्यय। ऐसे व्ययों को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। अन्य शब्दों में ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जिससे नई परिसंपत्ति का सृजन हो। पूंजीगत व्यय उत्पादक कोटि का होता है और इसका लाभ केवल चालू वर्ष तक ही नहीं मिलता, बल्कि इसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक मिलेगा। जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका पुल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण या सड़क का निर्माण आदि। क्योंकि जो पूंजीगत व्यय है ये उत्पादक कोटि का माना गया है, उत्पादक कोटि का माना गया है, साथ ही इसमें निवेश इसमें शामिल करते हैं। तो जब और जो निवेश का असल मतलब होता है वो यही होता है जब आपकी पूंजी में वृद्धि हो तब आप कहेंगे निवेश हुआ है। और जैसे अस्पताल हो गए, सड़क हो गए, इन सब चीज़ों का जब सरकार निर्माण करती है तो ये उत्पादक कार्यों में, सरकारी परिसंपत्ति में तो वृद्धि होगी, उत्पादक कार्यों में ये सहायक होते हैं। मान लो
अगर सड़क का निर्माण सरकार ने कर दिया, जैसे गांवों को शहरों से जोड़ दिया, तो जो गांवों का सामान है वो शहरों तक आ जाएगा। साथ ही जो गांवों में उत्पादन कार्य चल रहे हैं उसमें अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो शहरों से वहाँ जाना हो तो वहाँ पहुँच जाएगा, या गांव से रॉ मटेरियल शहर तक आना हो तो वहाँ पहुँच जाएगा। अस्पतालों का निर्माण कराएगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे, और इनका जब अस्पताल बन गया या सड़क बन गया तो 1 साल के लिए तो बनती नहीं है, तो वो भविष्य में भी लगातार जो है अपनी उसकी जो उपयोगिता है वो ये लोग रहते हैं, लेते रहते हैं, और जो सरकार की यानी आमदनी है उसमें वृद्धि करते रहते हैं। ऐसे व्यय को आयोजना व्यय कहा जाता है जिससे उत्पादक कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। ये याद रखना है, योजना व्यय या आयोजना व्यय। ऐसे व्यय होंगे जिससे उत्पादक कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होगा। ठीक है। आयोजना या योजना व्यय विभिन्न आर्थिक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं के संबंध में होता है। इसको विकासात्मक व्यय कहा जाता है। ठीक है। जो आयोजना व्यय है इसी को हम विकासात्मक व्यय कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है इसमें भी गैर आयोजन व्यय। तो गैर आयोजना व्यय से आशय ऐसे व्यय से है जिससे प्रत्यक्ष किसी उत्पादक कोटि परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, परंतु ये अनिवार्य एवं बाध्यकारी व्यय होते हैं जिसको पूरा करने के लिए सरकार बाध्य है। यानी ये जो गैर आयोजना व्यय हैं ये ऐसे व्यय हैं जिस पर जो है किसी भी उत्पादक कोटि की परिसंपत्ति का तो कुछ एकदम आपको डायरेक्टली दिखेगा नहीं कि विकास हुआ या वृद्धि हुई, लेकिन सरकार के ऊपर बाध्यकारी हैं। सरकार अगर इन पर खर्च नहीं करेगी तो जो उसका विकास है या जो उत्पादन सरकार करना चाहती है, जो राष्ट्रीय इनकम है या जो राष्ट्र की सुरक्षा है उस पर असर पड़ेगा और इकोनॉमी मजबूत नहीं रह पाएगी। इसलिए ये जो गैर आयोजना व्यय हैं ये भी सरकार के ऊपर बाध्यकारी हैं। इसको पूरा करने के लिए सरकार बाध्य है। इसमें रक्षा व्यय आ गया, सरकारी कर्मचारियों के वेतन आ गए, सब्सिडी आ गई, कार्यालय मरम्मत आ गए, रखरखाव आ गए, पेंशन, महंगाई भत्ता आदि सारे व्यय आ गए। रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज अदायगी तथा अनुरक्षण प्रमुख गैर आयोजना व्यय हैं। ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि प्रमुख गैर आयोजना व्यय कौन से होते हैं तो वो होते हैं आपके रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज अदायगी, अनुरक्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मध्य आ जाएंगी। इसके बाद जो आ जाता है आपका ब्याज अदायगी, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। जो केंद्र सरकार व्यय करती है उसमें जो आपकी ब्याज अदायगी है, इंटरेस्ट जो सरकार देती है, जो उसने उधार ले रखा है, उस पर सबसे बड़ा आपका बजट का हिस्सा चला जाता है। और जो 3 प्रमुख मदें बड़ी हैं जहाँ पर सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है, जो मतलब जो बजट का रुपया होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिन मदों को जाता है वो आपकी ब्याज अदायगी है। और ब्याज अदायगी एक ऐसा व्यय है जो पहले उधार लिया गया होता है उस पर ब्याज दिया जाता है, और एक बार अगर उधार ले लिया तो जितना वो उस टाइम फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा उसका ब्याज वो चला जाता है। दूसरा रक्षा व्यय है और अनुदान है। ये अवरोही क्रम में है। सबसे ज़्यादा सरकार खर्च करती है ब्याज अदायगी पर, उसके बाद रक्षा व्यय पर और अनुदान में, और ये सबसे बड़ी मदें हैं जहाँ पर सरकार खर्च कर रही है। इसके बाद जो है ये बात भी आप याद रखें कि जो गैर आयोजना व्यय है इसको पूरा करने के लिए धन की प्राप्ति संचित कोष से उपलब्ध होती है, और संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार गैर आयोजना व्यय को पूरा करने हेतु संसद के समक्ष अनुदान मांग प्रस्तुत करनी पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है। जो आपका गैर आयोजना व्यय है वो भी भारित और अभारित राजस्व पूंजी में 2 भागों में विभक्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।